नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ताज़ा अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज दत्त। तो जानते हैं आजकल के कुछ ताज़ा अपडेट्स के बारे में। सबसे बड़ी खबर जो आई है वो है जो कॉमेडियन भारती है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने शनिवार को कॉमेडियन भारती सिंह को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी ने शनिवार सुबह भारती और उनके पति हर्ष के घर पर और दफ्तर पर ड्रग्स मामले में छापेमारी की थी, जिसके बाद दोनों को एनसीबी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और छापे के दौरान एनसीबी ने भारती सिंह के घर से गांजा भी बरामद किया था। एक अधिकारी ने बताया कि ये तलाशी जो है वो बॉलीवुड जगत में ड्रग्स के कथित उपयोग की एनसीबी द्वारा की जा रही जांच के तहत ली गई है। मतलब कोई एक ड्रग पेडलर था, उसकी जांच हो रही थी, उससे प्रश्न पूछे जा रहे थे और उसी के दौरान भारती सिंह का नाम आया था और इसी के तहत एनसीबी ने भारती सिंह के घर पर छापामारी की और वहां से उन्होंने गांजा बरामद किया था। और अब कॉमेडियन भारती की गिरफ्तारी की पुष्टि जो है एनसीबी ने एक बयान जारी करके कर दी है। जांच एजेंसी ने बताया कि एनसीबी ने भारती सिंह के प्रोडक्शन ऑफिस और घर पर छापेमारी की थी और इसमें 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया था। और भारती और उनके पति हर्ष दोनों ने गांजा के सेवन करने की बात उन्होंने स्वीकार कर ली है और भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले अधिकारी ने बताया था कि एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एक टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर भारती सिंह के अंधेरी स्थित लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जो उनका आवास है वहां की तलाशी ली थी और उनके घर से थोड़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया था। उन्होंने कहा कि भारती सिंह का नाम एक ड्रग कारोबारी से पूछताछ के दौरान सामने आया था। इससे पहले 13 नवंबर को बॉलीवुड अभिनेता जो अर्जुन रामपाल हैं उनसे भी ड्रग्स के केस के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लगभग 7 घंटे की पूछताछ की थी। और एनसीबी की पूछताछ के बाद रामपाल ने ये संवाददाताओं से कहा था कि ड्रग्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे आवास पर जो दवाइयाँ मिली थी उनकी पर्ची मेरे पास है और पर्ची को एनसीबी अधिकारियों के सुपुर्द मैंने कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने 19 नवंबर 2020 को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने को लेकर जो जुर्माना था वो 500 रुपये था पहले, उसको बढ़ाकर अब 2000 रुपये कर दिया गया है। और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों और धार्मिक संगठनों से भी अपील की है वे अपने कार्यकर्ताओं को बिना मास्क के लोग जो घूम रहे हैं उनको मास्क बांटने का काम करें। केजरीवाल ने कहा कि मेरी सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से अपील है कि वे मास्क बांटें और सभी को मास्क पहनने के लिए कहें। और उन्होंने माननीय उपराज्यपाल से मुलाकात की और दिल्ली में कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी दी और दोनों एक बात पर सहमत हुए कि कोरोना से बचने के लिए कुछ प्रभावी उपाय करने होंगे और जो जुर्माना है 500 रुपये उसको बढ़ाकर 2000 रुपये करना होगा और वो इन्होंने घोषणा अब कर दी है। लेकिन दिल्ली के लोग जो हैं इससे खासा परेशान हैं और वे कह रहे हैं कि अगर किसी को पकड़ा जा रहा है, लगभग दिल्ली के लोग जो हैं उनको अगर यदि पकड़ा जा रहा है बिना मास्क के तो वो कह रहे हैं कि हमें आप जेल में डाल दो, लेकिन हम 2000 रुपये नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि जो आम नागरिक है उनको तो 2000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ रहा है, लेकिन कई बार ऐसे हम देखते हैं कि जो पुलिस वाले हैं या ट्रैफिक वाले हैं वो भी बिना मास्क के घूमते हैं और बिना मास्क के वो रह रहे हैं। कई बार ट्रैवल करते हुए हम देखते हैं, मैंने खुद ऐसे कई बार देखा है। लेकिन ज़रा भी अगर कोई पब्लिक में कोई आइसक्रीम खा रहा है या कोई पानी पी रहा है या उसको छींक आई है तो अगर उसका मास्क नीचे होता है तो फ़ोटो खींच के उससे चालान काट लिया जा रहा है, जो कि पुलिस या जो चालान करने वाले हैं वे इस नियम का गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं और लोगों को खासा परेशान भी किया जा रहा है। एक अच्छी खबर यह है कि अमेरिका की जो फार्मा कंपनी है फाइज़र और जर्मन कंपनी बायोएनटेक, इनकी जो जॉइंट कोरोना वैक्सीन जो है ये फेज़ 3 ट्रायल में 95% तक असरदार साबित हुई है। और कंपनी के अनुसार वैक्सीन जो है वो उम्रदराज लोगों पर भी कारगर रही है और इसके कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी नहीं दिखे हैं। तो फाइज़र जो है वो इसी साल वैक्सीन के 5 करोड़ डोज बनाने की तैयारी में भी है। फाइज़र का फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल जो है वो 27 जुलाई को शुरू हुआ था और इसमें 43,661 लोग शामिल थे और इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया था। पहले ग्रुप को प्लेसिबो यानी कि सलाइन वाटर दिया गया था और दूसरे ग्रुप को वैक्सीन दी गई थी। जब दोनों ग्रुप को मिलाकर कोरोना के शुरुआती 170 मामले सामने आए तो उनकी स्टडी की गई और ये पाया गया कि जो ये नई वैक्सीन बनाई है ये 95% तक ज़्यादा असरदार जो है साबित हुई है और जल्दी ही इसको मार्केट में उतारा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में एक बहुत बड़ा फैसला दिया है और उन्होंने कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है सीबीआई ये किसी भी मामले की जांच करने से पहले उस राज्य की सहमति के बिना जांच नहीं करेगी। उस राज्य की सहमति जो है उसको अनिवार्य तौर पर लेनी पड़ेगी, तभी जाके वो किसी राज्य में जांच कर सकती है। 8 राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना जो है मतलब DSPE
इसके अधिनियम के तहत वर्णित जो शक्तियां हैं और जो अधिकार क्षेत्र हैं उनके लिए सीबीआई को किसी भी मामले की जांच से पहले संबंधित राज्य या सरकार से सहमति की आवश्यकता जरूरी है। फैसले में आगे भी कहा गया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले सहमति प्राप्त करने में विफलता पूरी जांच को ही समाप्त कर देगी, इसलिए सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। अगली जो अपडेट है वो बिहार से है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के जो प्रमुख हैं वो जीतन राम मांझी, उनको राज्यपाल फागू चौहान ने 19 नवंबर 2020 को राजभवन में राज्य की 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर पद जो है उसकी शपथ दिलाई। राजभवन के मुताबिक मांझी जो है वो 23-24 नवंबर के लिए प्रोटेम स्पीकर उनको बनाया गया है। ये बात सभी को पता है कि बिहार की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र जो है वो 23 नवंबर से शुरू होगा। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? विधानसभा में बहुमत परीक्षण देने के लिए प्रदेश के राज्यपाल को संक्षिप्त सत्र बुलाना होता है। अब इसके लिए प्रोटेम स्पीकर यानी कि सामयिक अध्यक्ष, कुछ समय के लिए बनाए गए अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति करनी होती है। प्रोटेम स्पीकर जो होगा वो उस पर सदन में बहुमत साबित कराने की प्रक्रिया पूरी कराने और नए विधायकों को शपथ दिलाने का दायित्व होता है। इसके बाद जो है सत्तारूढ़ दल जो है, जिसकी पार्टी वहाँ पर बनी है, जिसकी सत्ता वहाँ पर आई है, वो दल जो है विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। बॉलीवुड से एक खबर है कि जो ऋचा चड्ढा है अभिनेत्री, उनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया है। भारत रत्न से नहीं नवाजा गया है, जो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी हैं उस अवार्ड से उनको नवाजा गया है। ऋचा को यह अवार्ड जो है भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला है और 7 नवंबर 2020 को ऋचा को यह अवार्ड दिया गया। अवार्ड सेरेमनी में सिर्फ 25 लोग ही वहाँ पर आमंत्रित थे। साथ साथ सुनील शेट्टी को भी इसी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के लिए आगे आए थे। ऋचा चड्ढा के साथ कई अन्य हस्तियों को भी इस सम्मान से नवाजा गया है। ऋचा चड्ढा का जन्म जो है वो 28 दिसंबर 1988 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था और ऋचा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ओए लक्की लक्की ओए से की थी। तो ये थी कुछ ताज़ा अपडेट्स, और इसी तरह की अपडेट्स पाते रहने के लिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारी वीडियोज़ को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।